Welcome students, welcome to the e-learning session of economics. Today we will start with your first chapter of statistics. Okay, let's begin. Concept of economics and significance of statistics in economics. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, जो कि ऑलरेडी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ही आपका जो पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का है उसमें फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में. एंड देन वी विल मूव ऑन टू what is the meaning of statistics and how it is related to economics, how it is important in economics. Okay, so we will start with that portion. Let's see the topics that we will cover today. First, we will discuss the meaning of economics and various definitions by different economists, okay, renowned economists. And then we will discuss some concepts of different terms that are used in economics, like consumer, consumption, producer, production, savings, investment, on all those. And then we will discuss what is an economic activity and what is a non-economic activity and what are the components of an economic activity. Okay, so this is the portion of economics that we will repeat, okay, in this chapter. Briefly we will discuss this area and then we will move to statistics portion. Okay, statistics का introduction उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ने लग जाएंगे. ठीक है, so we will discuss first what is the meaning of economics. Okay, as I have already told you, economics में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनसे आप अपने लिविंग को अर्न करते हो, ओके, लाइवलीहुड का अर्न करते हो. नाउ लेट्स बिगिन विद द मीनिंग. इट इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people now as well as in future. ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस है. सोशल साइंस मीन्स सोसाइटी के बारे में देखते हुए जो साइंस है उसको सोशल साइंस बोलते हैं. ओके, so it is a social science which studies the way in which a society chooses to use its limited resources. I have already told you कि इकोनॉमिक्स क्यों अराइज ही हुआ है, इकोनॉमिक्स का पर्पस क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, ओके, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, साथ ही उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना. तो दो प्रॉब्लम है, एक तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और दूसरे उनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है. तो आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है, आपको डिसीजन लेना है कि किस पर्पस के लिए आपको अपने रिसोर्स को पहले यूटिलाइज करना है. ओके, एंड योर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके, सो दीज आर द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू स्टडी, ओके, अ सब्जेक्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स विच इज अ सोशल साइंस. वो पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को आप किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करोगे, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ओके, एंड हाउ a society, man and society choose to use its limited resources. किस तरह से आप अपने limited resources को में से चूज करके कि कौन सी रिसोर्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ओके, टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाते हो. क्यों बनाते हो? क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स है, आपकी सोसाइटी जो है इतनी बड़ी है, उसमें इतने लोग हैं, सबकी अलग अलग वांट्स है, सबको अलग अलग चीजें चाहिए, है ना. तो आप जो रिसोर्सेज दी हुई हैं उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है इस तरीके से कि मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल नाउ एंड इन फ्यूचर. आज की भी बात हो रही है और फ्यूचर में भी आप किस तरह से ये लिमिटेड रिसोर्सेज को आप यूज करने वाले हो और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी में पहुंचाने वाले हो. ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स स्टडी करता है. ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज अ सोशल साइंस. ओके, ये एक बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई. नाउ वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है. ठीक है, जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन आया था वो है वेल्थ डेफिनेशन. ओके, इकोनॉमिक्स को वेल्थ डेफिनेशन दिया गया था
और ये किसने दिया था? ये एडम स्मिथ ने दिया था, एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। वो सबसे पहले ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में वो उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। ठीक है, क्या डेफिनेशन था? उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट किया है। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उनका क्या कहना है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ की साइंस है। वेल्थ की साइंस मतलब इट स्टडीज अबाउट वेल्थ, कैसे वेल्थ को जनरेट करना है। ओके, किस तरह से वेल्थ को he is concerned with how to increase the wealth of all the nations. ओके, उनको उनका कहना है, एडम स्मिथ का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज हाउ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, वेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी टॉक अबाउट, व्हेन वी से वेल्थ वी मीन मनी। ओके, बट इन इकोनॉमिक्स वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। वी मीन goods and services which satisfy human wants. This is very very important. Okay, so यहाँ पे when he is using the term wealth, he does not mean money. He means how to increase goods and services to satisfy human wants. Okay, तो यहाँ पे एडम स्मिथ जब wealth बोल रहे हैं तो wealth का मतलब क्या हो गया इकोनॉमिक्स में? goods and services. Okay, so he has given the definition of economics in terms of wealth. उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ को स्टडी करती है। वेल्थ मतलब हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद आवर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द और मैक्सिमाइज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी गॉट इज फ्रॉम एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर को स्टडी करती है। ओके, सो ही हैज गिवन द वेलफेयर डेफिनेशन। एडम स्मिथ का डेफिनेशन जो था वेल्थ का डेफिनेशन था। ओके, एंड ये सारे डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को अलग अलग नजरिए से अलग अलग इकोनॉमिक्स ने देखा है ना। एडम स्मिथ ने उनको इकोनॉमिक्स को वेल्थ के नजरिए से देखा है और एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के नजरिए से देखा। ठीक है, वेलफेयर। नाउ वेलफेयर के नजरिए से क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ओके, हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। ही इज शिफ्टिंग द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्फ्रेड मार्शल जो है वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ ह्यूमन बीइंग्स जनरेट और गेट देयर इनकम। वो किस तरह से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, इनकम को पाते हैं। ओके, अर्न करते हैं और उसके बाद किस तरीके से उस इनकम को यूज करते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो ही इज सेइंग इकोनॉमिक्स में इनकम जनरेशन की भी बात हो रही है और साथ साथ इनकम की यूटिलाइजेशन की भी बात हो रही है फॉर द वेलफेयर पर्पज। ओके, सो ही इज शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। ओके, तो वेल्थ पे फोकस किसने किया था? एडम स्मिथ ने। और वेलफेयर पे फोकस कौन कर रहा है? एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। ओके, he has given the scarcity definition. तो जो scarcity के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि scarce resources है, alternative uses है, ये definition हम लोगों को किसने दिया? ये definition हम लोगों को लियोनेल रॉबिन्स ने दिया है। Okay, what is he saying? He is saying economics is a science which studies human behavior, okay, as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Now ends मतलब satisfaction of human wants. ओके, एंड मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है? एम तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना ही है ना, वही तो एम है। और उसको किस तरह से? स्केर्स मींस के साथ। स्केर्स मींस मतलब स्केर्स रिसोर्सेज के साथ जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ऐसे स्केर्स रिसोर्सेज जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उससे किस तरह से आप अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एंड को मीट करने वाले हो। एंड मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन wants. Okay, so he has given this scarcity definition. He has said that our resources are limited and how will we utilize it? Okay, our scarce resources which have alternative uses to satisfy the human wants. Okay, and then we have come to the last definition that is given
by Samuelson, okay, and he has given the growth oriented definition, ठीक है, of economics. Samuelson ने क्या कहा है? Let's see. Economics is a study of how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources, okay, to produce various commodities and services, okay, and distribute them among various groups of people in society now as well as in future. Now, अब आप एक चीज देखिए कि ये जो डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना. तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि सैमुअलसन ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया. दिस इज द मोस्ट रीसेंट डेफिनेशन. एडम स्मिथ का डेफिनेशन सबसे पहले आया था, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल का आया, उसके बाद रॉबिन्स का आया, एंड द मोस्ट रीसेंट वन इज गिवन बाय सैमुअलसन. ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन हम लोगों के पास है और इसको सबसे ज्यादा अच्छा डेफिनेशन माना जा रहा है क्योंकि इसमें सारी चीजों को कवर किया गया है. जो जो पॉइंट एडम स्मिथ ने, एल्फ्रेड मार्शल ने, रॉबिन्स ने रेज किया, वो सारे पॉइंट्स को भी सैमुअलसन ने अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है. साथ में ग्रोथ को भी इंपॉर्टेंस दिया है ना. So his definition is not just about present, it is also about future, okay, now and in future. So he's talking about growth also, okay. So it is a growth oriented definition and most comprehensive. ये सबसे ज्यादा अभी preferred definition है economics का, okay. So this portion of the discussion, maybe you will not find it in all the books, है ना. ओरी, जो वीके ओरी की बुक्स आप फॉलो करते हो रेफरेंस के लिए, मे बी यू विल नॉट फाइंड इट देयर, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. आपको ये पता होना चाहिए कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है और वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, स्कैरसिटी की डेफिनेशन किसने दी है और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ओके. सो डो नॉट थिंक कि ये बुक में नहीं है लेकिन ये पढ़ना पड़ रहा है. पढ़ना आपको पड़ेगा. सारी चीजें आपकी बुक्स में जरूरी नहीं है कि दी हुई हो, ओके. तो कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी पूछा जाएगा आपको. सो बट दिस इज वेरी मच इन योर सिलेबस, ओके. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू concept of consumer consumption and all that. Now we will move on to the second topic of discussion, that is we will discuss some concepts, okay. पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर का. ऑल दिस यू ऑलरेडी नो, ठीक है. ब्रीफली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, ठीक है. ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर कौन होता है. कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपनी इनकम, है ना, जो वो अर्न किया है, जो इनकम उसने अर्न की है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, उस इनकम को स्पेंड कर रहा है ना, खर्च कर रहा है. किस लिए? टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट, ठीक है. अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है अपनी इनकम को खर्च करके, है ना. तो ऐसे पर्सन को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, ओके. व्हाट इज मेंट बाय कंजम्पशन नाउ? कंजम्पशन रिलेट्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are concerned with use of goods and services for the satisfaction of human wants, ठीक है. तो consumption relates to all those activities, सारी economic activities जिसमें कि आप human wants को satisfy करने के लिए goods and services का use कर रहे हो, goods and services को utilize कर रहे हो, उनकी value, है ना. हर goods और services की value क्या है? उसकी use, है ना, उसके utility में है ना. तो अगर आप उसकी यूटिलिटी को यूटिलाइज कर रहे हो, है ना, किस लिए? अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दैट इज ऑल द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू दैट इज कंजम्पशन, ओके. कंजम्पशन मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है. कंजम्पशन मतलब किसी भी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यूटिलाइज करना, उनकी जो यूटिलिटी है उसको अवेल करना, है ना, यूटिलिटी को यूज करना, दैट इज कंजम्पशन. अब गुड्स एंड सर्विसेज से मेरा मतलब है, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो रॉ मटेरियल को जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हो फिनिश गुड्स बनाने के लिए, वो भी कंजम्पशन है, ओके. यू डू नॉट से व्हेन आई आस्क व्हाट इज कंजम्पशन, यू कैन नॉट से ओनली कि व्हेन आई ईट दैट इज कंजम्पशन. नो, कंजम्पशन दैट इज आल्सो कंजम्पशन,
बट कंजम्पशन इज नॉट ओनली दैट, कंजम्पशन में सारी चीजें आती हैं। किसी भी तरह से आप अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, टू सेटिस्फाई योर वांट, दैट इज कंजम्पशन। ओके, देन प्रोड्यूसर, फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस फॉर कंजम्पशन। आप डिस्कस कर सकते हो कि अगर आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, दैट इज कंजम्पशन। आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो भी कंजम्पशन है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक कोई और बना रहा है, समवन इज मेकिंग म्यूजिक, है ना, फॉर द कस्टमर टू बाई देयर प्रोडक्ट एंड लिसन टू देयर म्यूजिक, है ना। तो आप जब वो म्यूजिक सुनते हो तो आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, आप उस म्यूजिक को यूज कर रहे हो, है ना। तो म्यूजिक को सुनना भी, वो म्यूजिक जो किसी ने इस पर्पज से बनाया है, उसने बेचा है और आपने उसको खरीद के सुना है, देन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू प्रोड्यूसर, वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किस पर्पज से? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाने को प्रोड्यूसर नहीं बोलते। प्रोड्यूसर इज अ पर्सन, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन एक ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, सारी एक्टिविटीज, छोटी बड़ी जितनी भी एक्टिविटीज प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होती है, सबको हम लोग प्रोडक्शन में ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज जिनसे आप रॉ मटेरियल से को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हो, हर वो एक्टिविटी, हर वो स्टेप जो प्रोडक्शन प्रोसेस में आती है, उसको आप प्रोडक्शन के डेफिनेशन में डाल देते हो। ओके, तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज which are related to converting raw material into finished product. ठीक है, then we discuss what is saving. Saving means a part of the income which is kept aside and not immediately used, है ना। आपने जो इनकम जनरेट की है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, जो इनकम अर्न की है, उस इनकम को आप पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते हो, पूरी तरह से यूज नहीं करते हो, है ना। आप क्या करते हो? कुछ पोर्शन उठा के साइड में रख देते हो, कीपिंग असाइड, ओके, फॉर यूज इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज सेविंग। ओके, so saving means that portion, that part of the income which is kept aside and not immediately used. Okay, and the last one, investment. Investment means expenditure on purchase of assets for the generation of income. Okay, I hope you can see the board. Expenditure on assets, इन्वेस्टमेंट मतलब आप जब अपनी सेविंग, जो आपने पैसा अलग रख दिया था, उस पैसे को आप जब कहीं लगाते हो किसी काम में, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग मीन्स यू आर बाइंग, you are undertaking an expenditure. Okay, you are spending it on purchase of assets. Okay, आप assets में लगा रहे हो उस पैसे को, अपनी सेविंग्स को, फॉर जनरेटिंग इनकम। ठीक है, वो एसेट जो है, आप अपने घर में कोई सामान लेकर आते हो, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आप जब बिजनेस, वी आर ओनली कंसर्न विद बिजनेस ओवर हियर, सो व्हेन यू हैव केप्ट असाइड सम पार्ट ऑफ योर इनकम, ओके, टुडे एंड टुमारो इफ यू बाय रिसोर्सेज और इफ यू बाय एसेट्स विद दैट मनी, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। आप क्या क्यों खरीद रहे हो उन रिसोर्सेज को, उन एसेट्स को, जिससे कि आप फ्यूचर में फर्दर इनकम जनरेट कर सको। ठीक है, तो जो सेविंग्स आपने बचा के रखी थी, उस पैसे को जब आप ऐसी जगह लगाते हो जिससे कि फिर से और पैसा जनरेट हो, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल है स्पेंडिंग ऑन और परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, ये सब। आप उस पे पैसा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि उससे आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, है ना। जो गुड्स आप प्रोड्यूस करें उसकी कैपेसिटी और ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे और फास्ट प्रोड्यूस करोगे, और जितने ज्यादा आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतना आप बेचोगे, और जितना आप बेचोगे उतना ही आप इनकम जनरेट करोगे। ओके, सो टू जनरेट मोर इनकम इन फ्यूचर यू आर बाइंग एसेट्स, ओके, एंड दिस परचेज ऑफ एसेट्स, द अमाउंट यू आर स्पेंडिंग ऑन इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आप इसमें लगा रहे हो परचेज ऑफ एसेट में, टू अर्न, टू जनरेट मोर इनकम,
that is known as investment. Okay, so we have discussed the concept of consumer, consumption, producer, production, savings and investment now, and next we will move on to economic activities and non-economic activities. Okay students, we have come to the last part of our topic today, that is economic activity and non-economic activity and then the components of economic activity. ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन इकोनॉमिक्स. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच यू अंडरटेक टू अर्न योर लिविंग. ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को लीड करने के लिए आपको जो इनकम की जरूरत होती है, तो उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप अंडरटेक करते हो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री. जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वेज मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, है ना. टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर जो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फार्मर वर्किंग इन फील्ड, जो किसान खेत में काम करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्योंकि जिस भी चीज से वो इनकम अर्न कर रहे हैं और उससे उनका घर का खर्च चल रहा है, that is known as earning income to earning your living. Okay, so that is all the activities which are involved in that, उसको आप economic activity बोलो. Okay, then non-economic activities में क्या आता है? Non-economic activities include all those activities which are concerned with creation, which are not concerned with the creation of money or wealth. जो इनकम अर्निंग से जिसकी कोई लेनी देनी नहीं है ना. जो भी एक्टिविटीज कॉमन भी हो सकती, कॉमन आई मीन कि सेम एक्टिविटीज इकोनॉमिक भी हो सकती हैं और वही एक्टिविटीज अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं. बस उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि किस इंटेंशन से वो किया जा रहा है ना. अगर यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू अर्न योर लिविंग, देन इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी नॉट टू अर्न योर लिविंग, you are doing it for any other reason, then it is a non-economic activity. Example देखिए, housewife cooking at home. Okay, if a person is cooking in a restaurant, ठीक है, तो वो तो economic activity हो गई, वहां से उसको income हो रही है. लेकिन the same person is cooking at home for his or her family, then that is not an economic activity. Okay, similarly teacher teaching his own son. अगर कोई टीचर है वो अपने खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसको उससे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है. जब वो स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं या बाहर के लोगों को पढ़ा रहे हैं जिससे उनको इनकम हो रही है, देन दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, सो सेम एक्टिविटी सेम है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि इनकम किससे हो रही है और किससे नहीं हो रही है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, so do not get confused कि मैम ये इकोनॉमिक है कि ये नहीं है. एक ही एक्टिविटी अलग अलग पॉइंट पे इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन अर्निंग अ लिविंग. दिस इज द सोल पॉइंट ऑफ डिसीजन. ठीक है, आपको इसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि वो इकोनॉमिक है या नहीं है. नाउ वी कम टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम लोगों ने ऑलरेडी अभी ये डिस्कस किया है, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होती है उसमें तीन चीजें होती हैं. एक तो होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है प्रोडक्शन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दीज थ्री एक्टिविटीज. ठीक है, कंजम्पशन हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि कंजम्पशन मतलब जब आप किसी गुड्स और सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल, किसी भी गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू है उसको डिराइव कर लेते हो, उस वैल्यू को यूज कर लेते हो, है ना, उसकी यूटिलिटी को अवेल कर लेते हो, दैट इज नोन एज कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन मतलब, कंजम्पशन मीन्स किसी भी तरीके से जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसका जो मेन पर्पज है, वो पर्पज को आपने यूज कर लिया, वो मेन पर्पस को आपने ले लिया, देन इट इज अ कंजम्पशन. ओके, एज फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल कि जैसे कोई
कंपनी है जो वॉचेस बना रही है ना, रिस्ट वॉच बना रही है, आपने रिस्ट वॉच खरीदी और पहनी, इट इज अ कंजम्पशन एक्टिविटी। ओके, आप म्यूजिक सुन रहे हो, बाजार से सीडी खरीद रहे हो, ओके, यू आर बाइंग द एल्बम्स, यू आर बाइंग द कैसेट्स, ओके, इन वेरियस वेज यू आर बाइंग द म्यूजिक एंड यू आर लिसनिंग टू इट, देन इट इज अ consumption. Okay, similarly you are buying an ice cream and eating it, it is also a way of consuming. Similarly a company, okay, a production company is buying raw materials and using it in the production process, converting the raw material into finished goods, then it is also a consumption activity. So consumption means consuming, using, okay, the value of the product, the purpose of the product for which it is made. जिस पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनी है ना, उस पर्पस के लिए उसको यूज करके उसकी वैल्यू को ले लेना, उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर लेना, दैट इज नोन एज कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू प्रोडक्शन। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, ओके, विच आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो भी स्टेप्स, जो जो भी स्टेजेस पार करना पड़ता है, जो जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उनको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हो। ठीक है, नाउ देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब जिनसे प्रोडक्शन होता है ना, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे चीजें हैं 4 जिनके बेसिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग अचीव करते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? पहला है लैंड, है ना, जमीन। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पेस की जरूरत होती है ना। इफ यू आर हैविंग अ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री हवा में तो होगी नहीं, फैक्ट्री के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो दैट इज लैंड। आपको लैंड की जरूरत है। लैंड इज द मोस्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा होता है लेबर। लेबर मीन्स वर्कफोर्स, जो काम करेगी, है ना, जो फैक्ट्री में मशीन वगैरह ऑपरेट करेगी, है ना। तो हर चीज ऑटोमेटिक तो है नहीं, लेबर्स की भी वर्कर्स की भी जरूरत होती है। तो वर्कर्स आर द और लेबरर्स आर द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, एंड द थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन, okay, the owner who is investing the capital in the business। ठीक है, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जिसका बिजनेस है, वो खुद भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। और लास्टली कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटल क्यों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? क्योंकि पैसे के बिना तो कोई काम होगा नहीं। तो कैपिटल मीन्स फंड, है ना, मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय होम, इन्वेस्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द ओनर। ओके, तो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके, तो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिससे कि सारी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन में जितनी भी स्टेजेस है, जितने भी स्टेप्स है, उसको कंप्लीट करके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में लाया जा सके। ओके, सो प्रोडक्शन इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज विच are undertaken to convert raw material into finished goods with the help of what? With the help of 4 factors of production। 4 factors क्या है? land, labor, capital and entrepreneur। okay, इसमें land, labor, capital तो क्या हो गया? नॉन लिविंग। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, वो एक इंडिविजुअल है। ओके, नाउ द लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लास्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को आप जितना कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है और जितना प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। ना प्रोडक्शन का सबसे मेन एक पर्पस भी है। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, आपका पर्पस क्या है? इनकम जनरेशन, वो बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो प्रोडक्शन प्रोसेस, जब भी आप प्रोडक्शन मेंशन करोगे, आपको ये मेंशन बहुत जरूरी है करना कि प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेशन ही तो ऑब्जेक्टिव है ना। आप गुड्स क्यों बना रहे हो?
जिससे कि आप इनकम जनरेट कर सको, है ना। अब जो इनकम जनरेट हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, है ना। किस तरह से जो जनरेटेड इनकम है, जो इनकम आपने अर्न की है, एक कंट्री ने अर्न की है, उस इनकम को किस तरह से चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनमें बांटा जाएगा। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड को क्या मिलता है, कोई भी जगह जमीन आप यूज करते हो उसके लिए पेमेंट क्या होता है, रेंट होता है ना। उसी तरह से लेबरर्स, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको क्या दिया जाता है, वेज दिया जाता है ना, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी जो होती है ऑफिस के स्टाफ को दी जाती है, और जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेज दी जाती है, WAGE, ओके, वेजेस। एंड कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। पैसे पे क्या मिलता है, पैसे पे रिटर्न क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। जब भी आप पैसा यूज करते हो, आप कहीं से लोन लेते हो, है ना, तो उस पे क्या आप पे करते हो, इंटरेस्ट, है ना। आप कहीं से जमीन अगर आप किसी की यूज कर रहे हो तो आप उसको क्या देते हो, रेंट देते हो, है ना। लेबरर्स, अगर आप काम लेते हो किसी पर्सन से तो आप उनको क्या पेमेंट करते हो, वेजेस, है ना। उसी तरह से एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स द पर्सन होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, है ना, उसने पैसा लगाया है, उसी ने सारा काम किया, तो उसको भी तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, है ना। उसको क्या रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, तो ये चार चीजें होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। और इन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेट हुई है, इस इनकम को ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबरर्स को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, जब भी मैं इनकम बोल रही हूँ तो इनकम का मतलब हो गया नेशनल इनकम, है ना, पूरी कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में एक नाम दिए हैं, उसका नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ओके, GDI और GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है GDP, वो नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम को किस तरह से ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटा जाता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट एक्टिविटी, ओके, विच इज अंडरटेकन to distribute the income, that distribute the gross domestic product into the four factors of production. Okay, so these are the three components of economic activity. पहला component है consumption, जिसमें आप देख रहे हो कि कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी जो यूटिलिटी है, पर्पस है, वैल्यू है, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, ठीक है। Production is includes all those activities which are undertaken to convert raw material into finished goods to generate income. Okay, and lastly, जो income generate हुई है, that is the GDP, gross domestic product, उसको किस तरह से four factors of production को दिया जाए for their services। क्यों दिया जा रहा है, लैंड को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि लैंड आप यूज कर रहे हो, है ना। लेबरर्स से आप सर्विस ले रहे हो, इसलिए उनको पेमेंट करना है। कैपिटल को आप यूज कर रहे हो, फंड को यूज कर रहे हो, तो इसलिए उसको पेमेंट देना है। और एंटरप्रेन्योर की कैपिटल यूज कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर के वो अपना समय दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है ना, अपनी रिसोर्सेज दे रहा है, तो उसको भी कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग प्रॉफिट दे रहे हैं। ओके, सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। From now, this is the end of the discussion of economics portion of this chapter, and from here we will discuss the statistics. We will introduce ourselves to statistics from here.